Firstly, very good morning to everyone those who are watching this video. In this video, we are going to understand the unitary features of the Constitution. What is the unitary features of the Constitution? In this video, when we go through this video, before starting this video, I just make a request to everyone. Please like, subscribe to channel, and share to your friend circle. Please do these things for my help, and I'm just going to tell you what is the unitary features. तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आखिरकार हमारे यानी कि इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाज़ी फेडरल है। मतलब हमारे यहाँ जो मतलब अगर बात की जाए, ना तो हमारे यहाँ एक मोनार्की कंट्री है और ना ही पूरी फेडरल कंट्री है। मतलब क्वाज़ी फेडरल मतलब संघ, जो संघ है उसमें पूरा संघीय ढांचा नहीं है, कुछ यानी कि हल्का सा में पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई पड़ता है। तो बिसाइड्स द अबव, यानी जितने भी हमने फीचर यानी कि फेडरल फीचर्स जितने पढ़े थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमने ये भी देखा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो धारण कर रखा है क्या कि यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स, देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है। जैसे अगर फेडरल फीचर्स में अगर देखा जाए तो हमें एक चीज देखने को मिलती है कि स्टेट और जो यूनियन है वो दोनों बराबर होती है। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया हमने यहाँ पर देखा है यूनियन इज ग्रेटर देन स्टेट। दैट्स मीन ये यूनियन जिसको हम लोग सेंटर के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गर है। तो पहला पॉइंट वही है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। द डिवीजन ऑफ पावर इज इन फेवर ऑफ द सेंटर एंड हाईली इनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है, पावर का जो यानी कि विभाजन है किसके किसके बीच में, सेंटर और द स्टेट के बीच में, हमें ये देखने को मिलता है। इनइक्विटेबल का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा यानी कि एक मतभेद मिलता है देखने को कि ज्यादा पावर जो है सेंटर के हाथों में दे रखी है। हम अगर बात करें कि जो पावर डिवाइडेड है, जैसे यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो होती है हमारी यूनियन लिस्ट, जो कंटेन करके चलती है मोर सब्जेक्ट्स देन स्टेट, यानी कि स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स हैं उससे भी ज्यादा यूनियन लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। मतलब पहला भेदभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेकेंडली जो है, द मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लिस्ट यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मैटर होता है, वो यूनियन लिस्ट में रखा गया है, उसे स्टेट लिस्ट में कम रखा जाता है। थर्डली जो यानी कि जो सेंटर है ओवर राइड करता है अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो सेंटर है तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट और यूनियन दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया कि जो यूनियन है वो थोड़ा ज़्यादा पावर रखता है स्टेट से, तो इसलिए यहाँ पर दे रखा है कि हमें देखने को मिलता है कि जो सेंटर है ओवर राइड करता है अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट। फाइनली अगर देखा जाए तो रेजुडरी पावर हैव आल्सो बीन लेफ्ट विद द सेंटर, यानी कि जो रेजुडरी पावर जो है वो यानी कि किसके साथ देखने को मिलती है आपको, सेंटर के साथ। लेकिन जब यूएस की बात करें हम लोग तो इसमें यानी कि जो रेजुडरी पावर है वो हमारी स्टेट के पास होती है। ठीक है, दस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेंटर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके मतलब से अगर देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के चलता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बात थी, पहला पॉइंट था यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, समझ गए। अब बात आती है स्टेट नॉट डिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे इंडिया में जैसे आप देखो, यूएस में देखो तो स्टेट जो होता है इनडिस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब स्टेट को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि अनलाइक इन द अदर फेडरेशन, यानी जितने भी फेडरेशन है उनको छोड़कर अगर कहा जाए द स्टेट इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, हैव नो राइट, उनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि उनके अंदर इंटीग्रिटी हो, मतलब उनको तोड़ा ना जा सके या मतलब उनको किसी में मिलाया ना जा सके, मतलब ऐसा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट में बाई यूनिलेटरल एक्शन, यूनिलेटरल एक्शन का मतलब ये होता है
एक, हाँ, यूनिलेटर का मतलब एक्शन ये होता है कि एक तरफा यानी कि पार्लियामेंट जो है कोई एक्शन लेकर वो चेंज कर सकती है क्या, एरिया ऑफ स्टेट और बाउंड्री और नेम स्टेट का चेंज कर सकती है, मतलब उसका एरिया चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसका नाम भी चेंज कर सकती है। मोर ओवर इट रिक्वायर्स, इसको और भी जरूरत होती है, खाली इसको यानी कि इन चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी की। बात समझ में? अब बात आती है, हेंस द इंडियन फेडरेशन इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसके सेंस में अगर कहा जाए, हम यूनियन को तोड़ नहीं रहे, ठीक है, मतलब यूनियन को हम नहीं तोड़ रहे, लेकिन अगर बात करें स्टेट की तो वो टूट रहा। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं इंडिया इज क्या है, इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। डिस्ट्रक्टिबल मतलब स्टेट को तोड़ा जा सकता है, लेकिन अमेरिका के केस में क्या है, फेडरेशन, जो अमेरिकन फेडरेशन है, ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, इट डिस्क्राइब एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब वहां पर किसी स्टेट को तोड़ा नहीं जा सकता है और ना ही यूनियन को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, अदर फेडरेशन में अगर देखा जाए तो स्टेट को एक राइट दिया गया है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के केस में अगर देखा जाए तो हमें ऐसा कोई यानी कि पावर स्टेट को नहीं दी है कि वो अपना इस यानी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंटर बट आल्सो दोज ऑफ द स्टेट्स। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो खाली इंडिया का ही नहीं, बल्कि जो उसके अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सभी को भी लेकर चलता है। लेकिन बात करें जम्मू एंड कश्मीर के केस में, पहले जब था, अब तो यानी कि एक ही संविधान, एक संविधान एक विधान वहाँ पर हो गया है। अब जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो था, वही मतलब जो है वही जम्मू एंड कश्मीर का भी है। लेकिन पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के केस में ये केस एक्सेप्शन वाला देखने को मिलता है, जो अब नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आखिरकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है और कितना रिजिड है। द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लेस रिजिड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अमेरिका में किसी यानी कि संविधान संशोधन लाने के लिए बहुत कठिनाई करनी पड़ती है, बड़े मुश्किल से कोई यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पाता है, लेकिन इंडिया में उतना कठिन भी नहीं है और ना ही यूके के जैसा इजी, यानी कि यूएस के इतना यूएसए के इतना यानी कि कठिन नहीं है और यूके के इतना सरल नहीं है, इन दोनों का मध्यवर्ती है। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, लेकिन उसके लिए मेजोरिटी चाहिए और हम तब बड़े स्तर पर जाकर इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखा जाए अगर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बहुत बड़ा स्तर जो है उसे अमेंडमेंट कर दिया गया है बाई यानी कि सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, क्योंकि समय के अनुसार हमें 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 उसे अपडेट करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वैसा ही है, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। फर्दर द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द सेंटर। कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर आगे की तरफ देखा जाए, जो पावर है इनिशिएट करने का अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लाइज कर दी किसके साथ, यानी कि जो अमेंडमेंट लाने का जो यानी कि कार्य है वो सेंटर के साथ होता है। लेकिन यूएस के केस में अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट करने का जो यानी कि प्रोसीजर है वो स्टेट के हाथ में होता है, ठीक है, रेदर देन यूनियन फेडरेशन, ठीक है। तो अमेरिका के केस में क्या है, इन केस यूएस स्टेट कैन आल्सो प्रोसेस एन अमेंडमेंट, मतलब वहाँ पर सेंटर स्टेट दोनों ही अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हमें यानी कि सेंटर ही यहाँ पर अमेंडमेंट लाता है, ठीक है। नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अमेरिका के केस में अगर देखा जाए तो वहाँ पर कुल 50 स्टेट्स हैं, कितने, 50 स्टेट्स हैं, और उन सभी से दो दो मेंबर को लाया जाता है, किसमें, सीनेट, सीनेट जो वहाँ की राज्यसभा है, ठीक है, उसके द्वारा यानी कि दो मेंबर के द्वारा प्रत्येक यानी कि राज्य को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में क्या है कि प्रत्येक स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ से एमपीज जो होते हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनको यानी कि मेंबरशिप यानी कि दी जाती है किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और ये वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 31 तक, ठीक है। सो इन यूएस अगर देखा जाए तो यानी कि वो मैंने जो भी केस बताया कि प्रत्येक हाउस से दो दो मेंबर लिए जाते हैं, लेकिन इस पे यहाँ पर ऐसा नहीं है।
अमेरिका में ऐसा क्यों किया गया, वहाँ पर जो था यानी कि जो स्मॉलर स्टेट है उनको यानी कि बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए प्रोसीजर चलाया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा यानी कि जनसंख्या है, तो यहाँ के सबसे ज़्यादा आपको मजिस्ट्रेट देखने को मिलेंगे एज ए कम्पेरिजन टू गोवा। गोवा सबसे छोटा स्टेट है, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजन क्या है? देखिए इमरजेंसी प्रोविजन को मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन इसलिए लाए जाते हैं, मतलब हमारे देश में इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन लाए जाते हैं कि कहीं पर मान लो स्टेट फेल हो रही है किसी मतलब गवर्नमेंट चलाने में, तो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। किस लिए लगाई जाती है? वो राष्ट्र के हित में लगाई जाती है। तो उसी को बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 प्रकार की इमरजेंसीज को स्टिपुलेट करके चलता है। पहला क्या है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल, ठीक है, नेशनल स्टेट फाइनेंशियल ड्यूरिंग इमरजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल यानी कि जब भी इमरजेंसी कोई लगाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है, ठीक है। एंड जितनी भी यानी कि स्टेट जो होते हैं वो किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? सेंटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। और ऐसा फीचर आपको किसी भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता है। इट कन्वर्ट्स, यानी कि ये कन्वर्ट कर देती है जो फेडरल स्ट्रक्चर है इनटू अ यूनिटरी, यानी कि खाली एक प्रकार का शासन, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट का राज हो जाता है, तो एक यूनिटरी शासन में दिखाई पड़ने लगता है। वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट, कोई भी इसके लिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं होती इस प्रकार का शासन चलाने के लिए। दिस काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फेडरेशन। इस प्रकार का जो फेडरेशन, यानी कि इस टाइप का जो हम कानून, यानी कि हमने देखा है कि इमरजेंसी जो लगती है हमारे इंडिया के किसी स्टेट में, तो ये जो कानून जो हम लोग लगाते हैं इस प्रकार का यानी कि किसी भी फेडरेशन में हमें कानून देखने को नहीं मिलता है। सिंगल सिटीजनशिप, 7वां पॉइंट है क्या? सिंगल सिटीजनशिप। आखिरकार सिंगल सिटीजनशिप क्यों है? तो इन स्पाइट ऑफ द डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी मतलब स्टेट स्तर पर और सेंट्रल लेवल पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक द कनाडा अडॉप्ट द लाइक दैट ऑफ कनाडा अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ द सिंगल सिटीजन। जैसे कनाडा में यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है। ये हमने देख कर किससे लिया? कनाडा से। देयर इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट सिटीजनशिप, यानी कि हमने खाली यहाँ पर सिटीजनशिप को किस नाम से ले रखा है? इंडियन सिटीजनशिप। अगर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अगर मैं यूपी का रहने वाला हूँ मतलब मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं फलाई स्टेट का रहने वाला हूँ, मैं बोलूँगा मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैं किसी भी स्टेट में अपना घर लेकर रह सकता हूँ, ठीक है। ऑल द सिटीजन irrespective of the state in which they are born reside enjoy the same rights all over the country। मतलब आप किसी स्टेट में जन्म लिए हैं, आप किसी भी स्टेट में, अदर किसी स्टेट में जाकर पूरी जैसे आप इंजॉय पावर को इंजॉय कर रहे थे यानी कि अपने स्टेट में, उसी तरीके से आप अदर स्टेट में भी इंजॉय कर पाएंगे। द अदर फेडरल फीचर्स एंड द अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएस, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे मैं अगर बात करूं जैसे यूएस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके पास डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। इसमें क्या होता है? नेशनल सिटीजनशिप तो होती है एज वेल एज उनके साथ स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो आपको यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, लेकिन आप जिस स्टेट के अंदर स्टे करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वहां पर उस स्टेट की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेब्लिश करके चलता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स इन्फोर्स द बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये सिंगल यानी कि हमें सिस्टम देखने को मिलता है कोर्ट्स को, जिसमें हमें देखने को मिलता है सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज, यानी कि जो सिंगल सिस्टम है इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जितने भी यानी कि सेंट्रल के द्वारा लॉ थोपे गए हैं, लॉ बनाए गए हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए गए, उन सभी को बरकरार रखकर चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है, अगर इसमें इस केस में अगर देखा जाए हमारे यूएसए में, इन यूएस, तो ऑन द अदर हैंड देयर इज ए डबल सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एक डबल सिस्टम देखने को मिलता है ऑफ द कोर्ट वेयर बाई फेडरल लॉज इन्फोर्स बाय द फेडरल जुडिशरी, यानी कि जो जो फेडरल लॉज हैं उनको इन्फोर्स किया जाएगा किसके द्वारा? फेडरल जुडिशरी के द्वारा। एंड
द स्टेट लॉज जो है वो स्टेट जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स किए जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मतलब फेडरल के द्वारा लॉ यानी कि फेडरेशन के द्वारा जो लॉ बनाया गया है तो उसमें दखल अंदाजी खाली फेडरल जुडिशरी करेगी, और अगर जो स्टेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा जो यानी कि लॉज बनाए गए उन्हें स्टेट जुडिशरी इम्प्लीमेंट या उनको देखभाल करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए हम लोग यूएस में देखें तो फेडरेशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि हमारे पास यानी कि जो सेपरेट पावर होती है पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, इसी तरीके से सेंटर में भी होती है। तो इन यूएस फेडरेशन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब वहाँ पर स्टेट लेवल पर भी सर्विस कमीशन होती है, और फेडरेशन यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर उसका है यानी कि यूनियन जिसको हम बोल के चलते हैं, तो उस स्तर पर भी उनके पास पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, लेकिन इंडिया के कोर्स में देखा जाए तो हम भी हमारे पास भी क्या होता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर उनके इनके रिस्पेक्टिव में अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। बट हम लोग क्या देखते हैं, इन एडिशन देर आर ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे पास क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या देखने को, आईएएस देखने को मिलता है, आईपीएस देखने को मिलता है और आईएफएस देखने को मिलता है, विच आर कॉमन। ये क्या है, कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि ये दोनों चीजें कॉमन है, दोनों कहाँ पर मिलेंगी, सेंटर और स्टेट लेवल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज के जो मेंबर हैं आर रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर। इन यानी कि इन सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं या मतलब जो इनके जो जिन्हें इन एग्जामों को क्रैक करके यानी कि ऑफिसर्स बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो होती है सेंटर के द्वारा रिक्रूट किया जाता है और सेंटर के ही द्वारा ट्रेंड किया जाता है, एंड विच आल्सो पॉसिबल, वो धारण करते हैं क्या, अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम, उनके ऊपर कंट्रोल रहता है सेंटर का। ठीक है, मतलब उनके ऊपर सेंटर का कंट्रोल देखने को मिलता है। दस दीज सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म। तो इस सर्विसेज से हमें देखने को मिलता है कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वायलेट होता हुआ मतलब भंग होता हुआ दिखाई पड़ता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेरिजन करें तो। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। अब इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी क्या है उसमें देखें, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काग, सीएजी, ठीक है, ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आल्सो द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि खाली अकाउंट्स का लेखा जोखा खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं रखता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का भी रखता है। ठीक है, बट हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन इसका जो अपॉइंटमेंट करना या रिमूव उसको करना, ये सारा किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति जो है। ठीक है, जो राष्ट्रपति उसके द्वारा, विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स, यानी कि ये सब किसके द्वारा कर सकता है, बिना स्टेट को कंसल्ट किए उसका यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसको हटाया या लगाया जा सकता है। कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। हेंस द ऑफिस ऑफ द ऑफिस restricted the official financial autonomy of the states। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यानी कि दिस ऑफिस रिस्ट्रिक्ट कर सकता है क्या, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट की। अमेरिका के कॉन्स्टेंट में देखा जाए तो अमेरिकन कंट्रोल और यानी कि अमेरिकन कंट्रोलर और जनरल जो है ऑन द कॉन्ट्रेरी हैज नो रोल, यानी कि कोई भी रोल नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब वो यानी कि सेंट्रल स्तर पर देखता है ना कि स्टेट पे। ठीक है, अब बात करेंगे पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पार्लियामेंट्स की क्या अथॉरिटी होती है स्टेट के ऊपर, स्टेट लिस्ट में। ठीक है, इवन द इवन इन द लिमिटेड स्पेयर ऑफ द अथॉरिटी अलॉटेड टू देम द स्टेट डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इवन, हालांकि इन द लिमिटेड स्पेयर यानी कि कुछ लिमिटेड स्पेयर में अगर बात करें, मतलब लिमिटेड स्तर पर बात करें, ऑफ द अथॉरिटी ऑफ अलॉटेड टू देम द स्टेट डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल, यानी कि जो स्टेट है उसके पास ज्यादा एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती कंट्रोल करने की। ठीक है, फिर बात आती है पार्लियामेंट इज इम्पावर्ड, पार्लियामेंट को इतना सशक्त बनाया गया है टू लेजिस्लेट करना ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर, यानी कि देखो मेरी बात समझना कि यानी कि स्टेट लिस्ट में स्टेट को क्या किया गया है, अधिकार दिया गया कि आप अपने इसमें
कोई भी मतलब जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, मतलब कोई भी एक्ट पारित यानी बिल को पारित कर एक्ट में कन्वर्ट करना चाहे रख सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट को इतना सशक्त बनाया गया है कि टू द लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट of the state list in if Rajya Sabha passes the resolution to that effect in the national interest, यानी कि अगर राज्यसभा जो है वो ये पास करके चल रही है कि यूनियन जो है, हमारी जो सेंटर है या हमारी पार्लियामेंट है, वो किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आ रही है स्टेट लिस्ट के अंदर कि वो देश हित में है, तो उसमें रखा जाएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट legislative competence of the parliament can be extended without amending the constitution, यानी कि किसी भी, कहने का मतलब किसी एक मिनट, बिना अमेंडमेंट किए हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं क्या उसका यानी कि टेन्योर थोड़ा कम यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि दिस मीन्स दैट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंड, उसको बढ़ाया जा सकता है, पार्लियामेंट का यानी कि एक्सटेंड उसे बढ़ाया जा सकता है विदाउट अमेंडिंग, हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करेंगे, उसे बढ़ा देंगे। नोटेबली दिस कैन बी डन व्हेन दिस इज नॉट इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड, यानी ये कब किया जाएगा, जब हमें देखने को मिलता है किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं है। अब क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। देखिए पीछे वाला जो पॉइंट था 11वां, थोड़ा पॉइंट इतना अच्छे से एलोबरेट नहीं कर पाया, लेकिन उसको एक बार बुक से जोड़ देख लीजिएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि उसे हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और प्रेसिडेंट ही उसे रखता है वहां पर। ठीक है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के कहने पर वो ऑफिस को धारण करता है, उसे लेता है। ठीक है, ही आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी कि एक सेंटर का एजेंट की तरह काम करता है। थ्रू हिम द सेंटर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट, इस यानी कि इसी के द्वारा जो सेंटर है एक्सरसाइज मतलब अपनी पावर का एक किस्म से एंजॉय करना, कंट्रोल करती है ओवर द स्टेट। ठीक है, मतलब वो एक स्टेट का एजेंट है, वहां पर वो काम कर रहा है स्टेट में, उसका हेड बन के। इसी तरीके से दिखाई पड़ता है कि प्रत्येक स्टेट पर एक यानी कि सेंटर का आदमी बैठा हुआ है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कॉन्ट्रेरी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्टेड हेड, यानी कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अमेरिका के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका देखा जाए तो प्रोवाइडेड एक इलेक्टेड हेड होता है ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट में एक इलेक्टेड हेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक नॉमिनेटेड हेड है, मतलब उसको चुना गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया अडॉप्टेड कैनेडियन सिस्टम, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इंडिया ने कैनेडियन सिस्टम को अडॉप्ट किया। क्यों किया, अगर मान लो सपोज करो कंट्रोल यानी कि जो गवर्नर है उसका भी इलेक्शन कराना पड़ा तो कितना खर्चा आएगा, ज्यादा आएगा ना, तो इससे बेहतर है इलेक्टेड हेड ना रखकर हम नॉमिनेटेड हेड को रख लेंगे। अब बात आती है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी मतलब किसी भी इलेक्शन कराने के लिए कौन सी मशीनरी या कौन सा यानी कि कौन उसको यानी कि डिसाइड करेगा कौन कब इलेक्शन होगा, कौन क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जैसे इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, इसी तरीके से एक बॉडी होती है जिसको यानी कि बनाया जाता है इलेक्शन कराने के लिए। तो द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन नॉट ओनली द सेंट्रल लेजिस्लेचर बट आल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के तो यानी कि इलेक्शन कराता ही कराता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन कराता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो बॉडी है, ठीक है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड स्टेट हैव नो से इन दिस मैटर, यानी कि स्टेट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके बारे में कहे, मतलब इसका इलेक्शन कराए या अलग से उसका इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। द पोजीशन इज सेम विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द मेंबर्स एज वेल, यानी कि इसके जो मेंबर्स उसको रिमूव वगैरह किया जा सकता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए यूएस में तो हैज ए सेपरेट मशीनरी, यहाँ पर एक सेपरेट मशीनरी है जो कंडक्ट कराई गई है किसके लिए, इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन होंगे उसको बताना पड़ेगा फेडरल एंड स्टेट लेवल पे। अब वीटो पावर क्या है उसको समझते हैं। कब, यानी कि गवर्नर को यानी कि प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर या मतलब स्टेट के ऊपर स्पेशल यानी कि स्पेशल वीटो का मजा उठाता है या एंजॉय करता है। ठीक है, तो गवर्नर इज empowered to reserve the certain types of bills
passed by the state legislature for the consideration of the president। मतलब कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पारित किया गया और वो गवर्नर के पास लिया गया उसके एसेंट के लिए, तो गवर्नर क्या करेगा, वो बिल प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए उसे अपने पास रख सकता है। किसके कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट की। मैं उसको दिखाऊंगा, उनको दिखाने के बाद अगर ये सही है तो इसको मैं बिल का अपना एसेंट दूंगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज एसेंट, वो अपने यानी कि अपना एसेंट ही ना दे, उसके साथ विदहोल्ड कर सकता है। तो सच बिल नॉट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि अपने पहले इंस्टेंस में ही दूसरा इंस्टेंस आता है तो भी यानी कि वो विदहोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने एब्सोल्यूट वीटो का एंजॉय कर सकता है ओवर स्टेट बिल, यानी कि जब तक उस पर सस्पेंसिव वीटो ना हो, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अपना बिल यानी कि जब वो बिल उनके पास आएगा उस पर एंजॉय कर सकता है, उसको अपना एसेंट दे या ना दे, ठीक है। कब तक, जब तक वो सस्पेंसिव वीटो ना हो। बट इन यूएस, यानी कि अगर यूएस में देखा जाए एंड ऑस्ट्रेलिया में, स्टेट आर ऑटोनोमस विद इन देयर फील्ड, यानी कि स्टेट जो है वो ऑटोनोमस है, ठीक है। इसके अंदर, उसके फील्ड के अंदर, उसके कार्य क्षेत्र के अंदर देयर आर नो प्रोविजन, उसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ऐसा यानी कि प्रोविजन जो यानी कि रिजर्व कर सकते कोई बिल को रख सके अपने पास। ये सभी चीजें थी जिनको मैंने बताया एक्चुअल में क्या है आपका यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो होगा हम लोग बात करेंगे यानी कि क्रिटिसिज्म क्या है फेडरल सिस्टम पे, या क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द लास्ट आई वांट टू से जय हिंद एवरीवन।